किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला उसके बैरूनी कर्जे होते हैं। मुल्क की इकॉनमी चलाने के लिए जाहिर है ये कर्जे लिए जाते हैं और फिर हर साल कर्ज की शक्ल में कुछ रकम वापस करना होती है, जिसमें असल रकम के साथ सूद की रकम भी शामिल होती है। वक्त पर यह कर्ज की रकम वापस ना करने पर सूद बढ़ता जाता है और यूं डेवलपिंग कंट्रीज का हर शहरी मजीद मकरूज होता जाता है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे भी बढ़ते बढ़ते साल 2020 के आखिर तक 113 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं और यूं हर पाकिस्तानी, जिसमें आप और मैं भी शामिल हूं, तकरीबन 1,55,000 का मकरूज हो चुका है। ये कर्ज कैसे अदा होगा? ये सवाल जहन में आते ही आपके माइंड में कभी ना कभी तो ये बात ज़रूर आई होगी कि हमारी गवर्नमेंट एक बार में ही ढेर सारे नोट छाप कर ये कर्ज अदा क्यों नहीं कर देती। क्योंकि हर मुल्क अपनी करेंसी खुद छापता है, तो इसके लिए कौन सी मुश्किल बात है कि वो नोट छाप कर इन कर्जों से अपनी जान छुड़ा ले। इस वीडियो में हम आपको इस बात का जवाब देंगे कि आखिर कोई मुल्क प्रिंटिंग मशीन लगाकर नोट ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं छाप सकता। दोस्तों, किसी मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी नोट छापना ज़रा मुश्किल काम है। सादा अल्फाज में बात करें तो कोई हुकूमत महंगाई के डर से ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती। महंगाई यानी इन्फ्लेशन या इफराते ज़र किसी एक या दो चीज़ों के महंगे होने का नाम नहीं, बल्कि किसी मईशत में जितनी चीज़ें खरीदी जाती हैं उनकी अगर एवरेज प्राइस यानी औसत कीमत बढ़े तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। इसका मतलब करेंसी की कदर में कमी की वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इन्फ्लेशन को बेहतर समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा कैसे होती है। तो दोस्तों, करेंसी नोट दरअसल कागज़ का सिर्फ एक टुकड़ा होता है। इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम वैल्यू देते हैं। दूसरे अल्फाज में कहें तो करेंसी नोट की अपनी वैल्यू सिफर होती है। 100 का नोट, $1 और 5,000 का नोट, ये सब कागज के टुकड़े ही तो हैं, लेकिन इनकी वैल्यू, इनकी कीमत गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो इनके ऊपर प्रिंट होती है, यानी 100 रुपये के ऊपर 100 रुपये प्रिंट होगा। फिर ये करेंसी इसलिए भी वैल्यूएबल है कि इसे खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा इसका और कोई फायदा नहीं। इस बात को एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। ज़रा सोचिए, आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप ज़मीन नहीं बल्कि चांद पर हैं और तन्हा हैं। वहाँ इस बड़ी रकम से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकेगा। ये आपके लिए कागज़ के टुकड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। उस वक्त ये 1 करोड़ रुपए कोई वैल्यू नहीं रखते होंगे और यूज़लेस होंगे। अब आप ज़रा चांद से ज़मीन पर आ जाएं, क्योंकि आप समझ गए हैं कि करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम इसे वैल्यू देते हैं और सब इसे मानते हैं। अगर आज लोग करेंसी नोट को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल ना करें तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। अगर हम तारीखी तौर पर देखें तो मौजूदा करेंसी कभी भी अपनी इस शक्ल में नहीं थी। आज से कुछ 100 साल पहले मनी ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी लेन देन के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता था जिनकी असल में अपनी वैल्यू होती थी, जैसे मसाले, घोड़े, हथियार, सोना वगैरह। ये तो सब जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए और काफ़ी मिकदार में भी दस्तयाब हो तो ज़्यादा सप्लाई और कम डिमांड की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसके बरअक्स, अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ तक सवाल इस बात का है कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे क्यों नहीं छाप सकती, तो बात यह है कि अगर कोई मुल्क ज़्यादा नोट छापेगा तो उसके हर फर्द के पास ज़्यादा नोट होंगे और वो ज़्यादा ख़रीदारी करेगा, जिसकी वजह से मार्केट में चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। इसे ऐसे समझें कि अगर हर फर्द के पास 1-1 करोड़ पे आ जाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, मगर मार्केट में तो उतनी ही चीज़ें मौजूद हैं जितनी उनके पास 1 करोड़ आने से पहले थी। तो फिर ज़्यादा डिमांड और कम सप्लाई की वजह से एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और यूं पूरे मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी और 1 करोड़ की वैल्यू भी कुछ नहीं रहेगी इतनी महंगाई में। हमारे सामने वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे मुल्कों की मिसाल है, जहां उन मुल्कों ने ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप कर अपने मुल्क की मईशत को तरक्की देने की कोशिश की।
और फिर यूं हुआ कि इस कदर ज़्यादा नोट छापने की वजह से उनको हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। हाइपर इन्फ्लेशन को यूं समझ लें कि जैसे एशिया ज़रूरत की चीज़ें हैरान कुन हद तक महंगी हो जाती हैं। वेनेज़ुएला और जिम्बाब्वे में भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे नोट छापने की मशीनें काम करती गईं वैसे वैसे इन्फ्लेशन में इजाफा होता गया। जिम्बाब्वे में 2008 में इस कदर ज़रा नोट छापने की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी और करेंसी नोटों की वैल्यू इस हद तक गिर गई थी कि लोग वज़न के हिसाब से खरीदो फरोख्त के लिए करेंसी नोट इस्तेमाल करने लगे। और इस सूरत हाल में वहाँ की गवर्नमेंट ने मज़ीद बड़े बड़े नोट छापने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि कई कई अरबों खरबों का एक नोट छापा जाने लगा, मगर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने चीज़ों की कीमतों को बढ़ाने पर पाबंदी भी लगाई, दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया, मगर इन्फ्लेशन थी कि बढ़ती चली गई। आखिरकार जिम्बाब्वे को अपनी करेंसी छोड़कर अमेरिकी डॉलर से अपनी मईशत चलाना पड़ी, तब जाकर इन्फ्लेशन कुछ कम हुई। दोस्तों, ये तारीख की दूसरी बड़ी इन्फ्लेशन थी। दुनिया की सबसे बड़ी हाइपर इन्फ्लेशन का सामना हंगरी को 1946 में करना पड़ा और इस कदर महंगाई की वजह से तब हंगरी को 10 करोड़ अरब पिंगो का करेंसी नोट छापना पड़ा था। इससे बड़ा नोट आज तक किसी और मुल्क ने नहीं छापा। आखिरकार हंगरी को भी अपनी करेंसी छोड़ना पड़ी। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन से बचने, गैर मुल्की कर्जे उतारने और अमीर होने का एक ही रास्ता है कि हर मुल्क अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए, यानी अपनी ज़राअत और सनती पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा करे। इन एशिया की खरीदो फरोख्त से मुल्क की इकॉनमी तेज़ी से तरक्की करती है और ख़ास तौर पर इन एशिया की एक्सपोर्ट से अमेरिकी डॉलर मुल्क में आते हैं, जिसके बदले हम नोट छाप सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन भी नहीं होती। यानी अगर पाकिस्तान अपनी बरामदात बढ़ा ले तो इसके पास इतने डॉलर आ जाएंगे कि इसे कर्ज उतारने के लिए ज़्यादा नोट छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपोर्ट से कमाए डॉलर से ही कर्ज उतारा जा सकेगा और महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। ज़्यादा नोट छापने से सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आखिर में स्टोरी को सादा अल्फाज में कहा जाए तो बस इतना समझ लें कि अगर पैसे दरख्तों पर उगते तो इनकी कीमत पत्तों से ज़्यादा कुछ ना होती।